हम अपने इस विश्लेषण की शुरुआत उस खबर से करेंगे जिसमें प्यासे भारत की बेबसी आपको दिखाई देगी और इस बात को आप इन दो तस्वीरों से अच्छी तरह से आज समझ पाएंगे। पहली तस्वीर सूखे कुएं वाले भारत की है और दूसरी तस्वीर स्विमिंग पूल वाले आधुनिक भारत की है। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर चलेंगे जहां आप अपनी मर्जी से तो शायद कभी नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आज हमारी यह जिद है कि आपको हमारे साथ यहां चलना ही पड़ेगा, भले ही बाद में आप अपना टीवी बंद कर दीजिएगा। यह जगह है महाराष्ट्र के नासिक जिले में, जहां लगभग 200 परिवार रहते हैं और इन लोगों के पास अब इतना पानी भी नहीं बचा कि ये दिन में 2 वक्त का खाना बना सकें और अपनी प्यास भी बुझा सकें। ये गांव नासिक के जिस तालुका में है उसे पेठ कहते हैं और इस तालुका में ऐसे लगभग 200 गांव हैं और हर गांव की स्थिति लगभग एक जैसी है। इन गांवों में ज्यादातर कुएं भीषण गर्मी की वजह से अब अपना दम तोड़ चुके हैं, जबकि इनमें से कुछ अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और इन कुओं में अब चुल्लू भर पानी भी नहीं बचा है। ये तमाम महिलाएं जो अभी आप देखेंगे इस 70 फीट गहरे कुएं में नीचे उतरकर मुश्किल से 1 बाल्टी पानी भी निकाल नहीं पाती। देखिए आप, आज हमने भारत के लोगों को 4 वर्गों में बांटा है आपके लिए, ताकि आपको ये कहानी और सरलता से समझ में आए। पहले वर्ग में वो लोग आते हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे ये लोग जो अभी आपने देखे, जिन लोगों को हर दिन ये चिंता सताती है कि उनके घर में शाम को पानी कहां से आएगा। ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश की आबादी में लगभग 20% है, 20%। दूसरे वर्ग में वो लोग आते हैं जो गांवों से कस्बों और शहरों में आ गए हैं और शहरों में इस तरह के टैंकर से उन्हें पानी लेने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें घर में तो पानी मुश्किल से मिलता है, लेकिन आसपास मोहल्ले में टैंकर आ जाता है और टैंकर्स के जरिए वो पानी लेते हैं और इस दौरान इन लोगों के बीच बहुत झगड़ा होता है, मारपीट होती है, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पिछले 72 वर्षों में भारत में ग्राउंड वाटर का स्तर 75% तक कम हो चुका है और देश के 700 में से 256 जिलों में पानी अब एक खोज बन चुका है। और आज आप पानी की अहमियत को इन 2 लाइनों में भी समझ सकते हैं। पानी क्या है? आपके बड़े बुजुर्गों ने जिस पानी को नदियों में देखा, आपके माता पिता ने उसी पानी को कुएं में देखा, हमारी जनरेशन के लोगों ने उसी पानी को नल में देखा और अब हमारे बच्चों ने उसी पानी को बोतल में बंद होते देखा। लेकिन अब जब बच्चों के बच्चे आएंगे, जब अगली पीढ़ी आएगी, वो बच्चे कहां देखेंगे? उन्हें शायद बोतल में भी पानी देखने को नहीं मिलेगा। हमें लगता है कि आज से कई वर्षों के बाद पानी सिर्फ एक कहानी बन जाएगा और इस कहानी में पानी पर पहला हक नेताओं का होगा और यही नेता उसके बाद तय करेंगे कि जनता को यह पानी कैसे बांटा जाए। और यही हमारे लोकतंत्र की असली लेकिन कड़वी सच्चाई है। इस लोकतंत्र को आप इस खबर से भी समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप यह देख लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे देश के लोगों ने पानी को कैसे देखा। पहले नदियों में देखा, उसके बाद कुओं में देखा, फिर नल में देखा और अब आज की जो पीढ़ी है ये पानी को बोतलों में देख रही है। जो पानी नदियों में बहा करता था अब वो बोतलों में बंद है। अब देखिए, जब ये सब होता है हमारे देश में, लोगों में निराशा आ जाती है। लोगों को यह समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी कई चीजें ऐसी होती हैं जो तर्क से परे होती हैं। एक देश है भारत, उसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं। कौन व्यक्ति कहां पैदा होगा, किस परिवार में पैदा होगा, दिल्ली में पैदा होगा, मुंबई में पैदा होगा या नासिक के इस तालुका में पैदा होगा, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। और जब लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो वो निराश भी होते हैं और अक्सर अपनी किस्मत को भी कोसने लगते हैं। जब आप अपनी किस्मत को कोसते हैं, उम्मीदों की कोई किरण बचती नहीं है, तब आप क्या करते हैं? तब आप कहां जाते हैं? यह दिखाने के लिए अब हम आपको लेकर चलते हैं बिहार। देखिए, बिहार में इस समय लोग काबा का नहीं बल्कि एक बाबा का नाम जप रहे हैं और इन बाबा का नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस समय पटना में 5 दिन की हनुमान कथा का आयोजन कर रहे हैं और इस कथा में प्रतिदिन 10,000, 50,000 या फिर 1 लाख लोग शामिल नहीं हो रहे,
बल्कि इसमें हर दिन 10 लाख लोग शामिल हो रहे हैं। 10 लाख। ऐसी गर्मी में जब बाहर अगर आप निकलेंगे, टेम्परेचर 42 से 45 डिग्री के बीच टेम्परेचर है इस समय तापमान। ऐसे में 10 लाख लोग कहीं इकट्ठा हो जाएं तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इस कथा के आयोजन की वजह से पटना में सड़कों पर कई कई किलोमीटरों के लंबे जैम लगे हुए हैं, ट्रैफिक जैम। और लोग जो वहां पर गए हैं गर्मी की वजह से, तबीयत बिगड़ने के बाद भी वहां पंडाल में अपनी जगह छोड़कर वापस अपने घर जाने को तैयार नहीं है। उन्हें वहीं बैठना है, चाहे कितनी गर्मी हो, भूखे प्यासे वहां बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें बाबा के दर्शन करने हैं। तो अब आप खुद सोचिए, ये लाखों लोग कौन है जो भीषण गर्मी में तबीयत बिगड़ने के बाद भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस पंडाल को और इस कथा को छोड़कर जाना नहीं चाहते, चाहे कुछ हो जाए। और इन लाखों में कई परिवार ऐसे भी हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां हैं, और इन बच्चों की स्थिति ऐसी है कि कई बच्चे तो बुखार में तप रहे हैं, लेकिन इनके माता पिता इस कथा में आखिरी दिन तक, आखिरी क्षण तक रहना चाहते हैं और प्रसाद पाना चाहते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह कि इस पंडाल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जगह से उठने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने थोड़ी देर के लिए भी पंडाल में अपना स्थान छोड़ा तो उनकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठ जाएगा। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस कथा वाचन में ऐसा क्या खास है कि लाखों लोग तमाम दुख और कष्ट उठाकर भी यहां से जाना नहीं चाहते, चाहे तबीयत खराब हो जाए, चाहे गर्मी कितनी भी पड़ रही है। ये अपने आप में एक पहेली है, क्योंकि आप जानते हैं ये आज का जमाना है। आज किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। अगर आप खुद मुसीबत में फंस जाएं तो आपको मुसीबत में काम आने के लिए कितने लोग, कितने दोस्त, कितने रिश्तेदार आएंगे। शायद आपके रिश्तेदारों के लिए भी समय नहीं होगा, वो भी आपसे कह देंगे कि मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। आज का वो टाइम है जब नेताओं को देखने के लिए कभी इतनी भीड़ नहीं आती, अभिनेताओं को देखने के लिए सिनेमा घर में इतनी भीड़ नहीं आती, तो फिर इस बाबा को देखने के लिए लोग कैसे पहुंच रहे हैं। और यही एक बाबा नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, धर्म गुरुओं के दरबारों में आजकल लाखों की भीड़ लगती है। तो असल में ये वही लोग हैं जिन्हें लोकतंत्र में नेताओं की कृपा नसीब नहीं हुई। ये वही लोग हैं जो किलोमीटरों तक चलकर सूखे कुएं में नीचे उतरकर पानी की तलाश कर रहे थे। ये वही लोग हैं। ध्यान से देखिएगा आप, कर्नाटक में जनता ने अपना फैसला 13 मई को सुना दिया था। 13 मई को नतीजे आ गए थे चुनाव के, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाया है। और इसलिए आज हम इसी हाईकमांड वाले लोकतंत्र का आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये 3 तस्वीरें दिखाते हैं। इनमें पहली तस्वीर आज दोपहर की है, जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, और यह मुलाकात लगभग 1.5 घंटे तक चली। और हमें सूत्रों से पता चला है कि इस बैठक में राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को उस नेता का नाम बताया जिन्हें वो कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मर्जी क्या है, गांधी परिवार क्या चाहता है, ये उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को बता दिया। और ये नाम है 75 वर्ष के सिद्धारमैया का। हो सकता है, लोगों का कहना है, सूत्रों का कहना है कि उन्होंने सिद्धारमैया का नाम ही उन्हें बताया होगा। इसके बाद शाम 5 बजे कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, यानी कर्नाटक कांग्रेस के प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, और यह मुलाकात आधे घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए 4 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि 2019 में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की सरकार सिद्धारमैया की वजह से गिर गई थी, तो यह बात कांग्रेस को भूलनी नहीं चाहिए। दूसरा, 2019 के बाद उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा किया है, फिर से पूरे काडर को खड़ा किया है, इसलिए हाईकमांड को उन्हें ही कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और उन्हें इनाम देना चाहिए। तीसरा, कांग्रेस का हाईकमांड सिद्धारमैया को पहले भी कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना चुका है, यानी उन्हें इनाम पहले मिल चुका है, इसलिए अब सिद्धारमैया को दोबारा मौका क्यों मिल रहे। और चौथी बात यह कि वर्ष 2013 से 2018 के बीच जब सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तब कर्नाटक में सबसे बुरा शासन था। ये तर्क हैं डी शिव कुमार के। तर्क इसलिए वो ये बता रहे हैं कि मुझे क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहिए।
अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले 36 घंटों में डीके शिव कुमार कई बार अपना बयान बदल चुके हैं। पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनकी लीडरशिप में चुनाव जीती है और सभी 135 विधायक उनके हैं। इसमें थोड़ा सा धमकी भरा और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस वाला अंदाज था। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनकी मां के समान है और जो हाईकमांड कहेगा वो वही फैसला लेंगे। यहां पर वो थोड़े से नीचे झुके, हम्बल हो गए और उन्होंने अपने जन्मदिन और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दिल्ली आने से भी इनकार कर दिया। तो वो कल उनका जन्मदिन था, वो दिल्ली नहीं आए और उनकी तबीयत भी खराब हो गई। आज जब वो दिल्ली आने वाले थे तो इससे पहले उन्होंने एक और बयान दिया कि उनके इस्तीफे की खबरें गलत हैं और कांग्रेस के सभी 135 विधायक उनके साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके सगे भाई और कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के सांसद डीके सुरेश पहले से ही दिल्ली आ गए थे, क्योंकि कल जब डी शिव कुमार नहीं आ पाए दिल्ली तो उन्होंने अपने भाई को भेज दिया अपना प्रतिनिधि बनाकर। और भाई ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव उनके भाई की अध्यक्षता में जीता है तो मुख्यमंत्री भी मेरे भाई को ही बनना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है और लोकतंत्र खतरे में कैसे आता है, यह आप पाकिस्तान की स्थिति से आज समझ सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके समर्थकों की मुश्किलें अब बहुत बढ़ गई हैं। उन्हें हर समय एक ही बात का डर सता रहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अब यहां बात सिर्फ फवाद चौधरी की नहीं है, खुद इमरान खान को भी यह बात पता है कि उन्होंने पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है उसमें उनका जेल जाना अब तय है। और कल ही उन्होंने एक ट्वीट करके लोगों को इसके बारे में कुछ बताया है और उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। अपने ट्वीट में इमरान खान का इशारा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ है, जिसमें वो लोगों को यह बताना चाहते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ ने मिलकर यह साजिश रची है जिसका नाम है लंदन प्लान। और इमरान खान कहते हैं कि उनके खिलाफ इस लंदन प्लान को 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। सबसे पहले उनकी पत्नी बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद इमरान खान को राजद्रोह के मामले में 10 साल के लिए जेल भेजा जाएगा। फिर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पूरी लीडरशिप है उसे खत्म किया जाएगा और उनकी पार्टी पर बैन लगा दिया जाएगा ताकि वो चुनाव भी न लड़ सके। अगला पॉइंट बताने से पहले आपको यह बता दें कि जो पीटीआई जैसी पार्टियां होती हैं वो एक नेता पर केंद्रित होती है। इमरान खान इस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और इस पार्टी में कोई सेकंड लाइन और थर्ड लाइन लीडरशिप की है ही नहीं। इसलिए एक बार अगर इमरान खान को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया तो पार्टी अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान के बाद वहां कोई दूसरा नेता नहीं है। और जो नेता हैं भी उन्हें अभी आपने देख लिया फवाद चौधरी कैसे भाग रहे थे। इतने डरपोक नेता अगर हैं तो आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान इस पार्टी में इमरान खान के बाद उसका क्या भविष्य होगा। इसलिए अगर इमरान खान कुछ वर्षों के लिए जेल में चले गए तो ये पार्टी की जो लीडरशिप है समाप्त हो जाएगी।